Hi friends, so I'm going to interact with Amar Kumar Sahu, who got selected as graduate engineer trainee in Nalco last year. In almost 8 months, 6 months, I think he's in Nalco now. So I'm going to have detailed interaction with him, how he got into Nalco, how was his experience, and he's IT graduate. He got All India rank 1525 in OBC category mechanical engineering, and still he managed to get into Nalco because he scored very high in interview. एंड अमर ने बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं जो आई एम श्योर आप लोगों को इम्पोर्टेंट है सुनना अगर आप नार्को का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। अगर आपको नार्को का इंटरव्यू कॉल आया है या आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, प्लीज इस पूरे वीडियो को ढंग से सुनना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए और आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना। अगर आपका ऑल इंडिया रैंक बहुत कम पे भी कॉल आई है तो ध्यान से सुनना अमर की सिलेक्शन हुई है, वो क्या बोलता है। तो लेट्स लिसन टू व्हाट ही सेज। हाय अमर, वेलकम ऑन योरपीडिया एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओके, सो अमर, थैंक्स अ लॉट, आपने संडे मॉर्निंग मेरे लिए निकाला, इस इंटरेक्शन के लिए निकाला, एंड वी आर हियर फॉर डिस्कशन। जी सर जी। ओके, सो अमर, आप एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पब्लिक सेक्टर में अंदर जॉब कर रहे हैं अभी। आपको कुछ मंथ्स हो गए हैं, एंड दैट इज नालको। जी और आपकी कुछ और पीएसयूज में सिलेक्शन भी हुई थी। और अभी नालको का, जैसा आप जानते हैं, इंटरव्यू आने भी वाला है। इंसिडेंटली ये मेरी इंटरेक्शन आपके साथ तब हो रही है जब नालको के जी इंटरव्यू आने वाले हैं बच्चों के, और वो उस तैयारी जी। मोड में हैं। सो अभी बिलीव शायद इट। हम लोग भी डिपार्टमेंट भी लिस्ट आया, 4 डेज पहले ही शायद लिस्ट आया, रिजल्ट वो हाँ, फर्स्ट हाँ, लिस्ट यूर का राइट। आया है। हाँ, 4 दिन जी। पहले वो लिस्ट आया है, और हाँ बहुत से बच्चे को उसमें शॉर्टलिस्टिंग है, और वो उसकी तैयारी के लिए जा रहा है। अभी वो करेगा इंटरव्यू, जा रहा है। तो आपका जो जी इंटरेक्शन सारे के सारा होगा ना अमर, वो बहुत हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स को। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आप अपने आपके बैकग्राउंड से प्लीज ये बताइए कि विच पार्ट ऑफ इंडिया यू आर फ्रॉम, एंड आफ्टर दैट फ्रॉम वेयर यू ग्रेजुएटेड, एंड ग्रेजुएशन के बाद आपने क्या क्या किया। स्टूडेंट्स को सब बताना जी कि साहब मैंने ये किया, ये हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा हुआ, जैसा हुआ, सारा थोड़ा सा बताओ। टेल एवरीथिंग एंड देन वी गो फॉरवर्ड। जी सर। सो बेसिकली मैं एक छोटा सा जगह उड़ीसा में से बिलोंग करता हूँ, छोटा सा जगह बनबाल, जहाँ पर हम लोग का कोल इंडिया का एक सब्सिडरी है, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड। वहाँ पर ओके। कोल माइंस चलता है। वहाँ मेरे पापा सर्विस करते हैं, राइट नाउ ऑल्सो सर्विसिंग सर्विस कर रहे हैं। और मैंने अपना जैसे बीटेक कर रहे हैं, बीटेक में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मेरा बीटेक बैकग्राउंड है, क्योंकि मेरा मैकेनिकल नहीं है। और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में बीटेक किया था भुवनेश्वर में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, सीपेट, वहाँ पर। उसके बाद फिर मैंने मास्टर डिग्री भी, मैं अपना एमटेक भी खत्म किया आईआईटी धनबाद से। और मेरा स्पेशलाइजेशन था थर्मल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मैंने किया है 2 साल का एमटेक। और जब पास आउट होकर आया था तब शायद कोविड चला था, 2020 में मैं पास आउट हुआ था एमटेक। तो मेरे पास 2-3 जॉब के ऑफर्स थे तब। लेकिन दिक्कत ये था कि हर जगह आपको पता था लॉकडाउन चल रहा था, सारे डिस्ट्रिक्ट लॉक थे। तो ज्वाइनिंग वगैरह नहीं हो पाई थी, तो उस टाइम में एक बहुत ही नेगेटिव माहौल चल रहा था। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं जॉब के लिए और थोड़ा वेट करूं। एचआर लोग बोले कि नहीं नहीं, लेटर्स आपके लिए रेडी है, बस या तो वेट करूं, उनके भरोसे रहूंगा तो पता चला यहाँ के गवर्नमेंट एग्जाम सारे निकल गए होंगे। तो फिर मैंने एक छोटा सा कंपनी, एक है राउरकेला में, श्री महावीर फेरोलेर स्टील प्लांट, एक था, छोटा सा कंपनी था। तो मैं कुछ सोचा नहीं सैलरी वगैरह के बारे में, आईआईटी बैकग्राउंड, मैंने कुछ नहीं सोचा। मैं बोला चलो ज्वाइन कर लेते हैं, पता चला फिर कोई नया कोविड केस ना आ जाए, फिर बढ़ जाएगा केस। तो उसमें थोड़ा मिजरेबल पे स्केल था, 18-20 हजार मेरे को इन हैंड मिलता था। लोग भी बोलते थे कि आप एक आईआईटी ग्रेजुएट हो, आप 18-20 थाउजेंड सैलरी के लिए क्यों गए। लेकिन मेरा मेन मोटिव यही था कि लॉकडाउन में जाने का, कि 18-20 थाउजेंड सैलरी तो बात की नहीं थी, बात ये थी कि मुझे घर से थोड़ा दूर जाना प्रिफर मैं किया, कि मुझे थोड़ा अकेले चाहिए प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली एज ए स्टूडेंट्स क्या होता है, आप जब घर में रहते हैं तो एक होता है ना माहौल, वो एक सीरियसनेस बन नहीं पाता है, क्योंकि फैमिली मेंबर भाई बहन सब रहते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा उनसे आइसोलेट होना बेटर समझा अपने लिए, कि थोड़ा कैरियर को और थोड़ा अच्छे से फोकस किया जाए। और तब मैं 2021 का शायद गेट दिया था। वो पेपर उतना अच्छा नहीं जा पाया, क्योंकि उस टाइम मैं एक वाइजैक स्टील का भी एग्जाम, आरआईएनएल का भी ओन एग्जाम से चल रहा था। तो उसमें वो एग्जाम का मैं तैयारी किया था 8 to 9 मंथ्स, वो मैं क्वालिफाई कर लिया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने इंटरव्यूज वगैरह करके कैंसिल कर दिया, वो लिए ही नहीं, वो रिक्रूट बंद कर दिए। तो फिर एक साल मुझे फिर टाइम लगा। मैं राउरकेला में जॉब के साथ, मैं सुबह जॉब जाता था सुबह 8 बजे, शाम को लौटता था 6, 7, 8 भी बज जाता था, 10, 12 घंटे मेरे वहां पर चले जाते थे। और सैलरी उतनी अच्छी नहीं होती थी, तो मुझे बहुत दिक्कत होता था तैयारी के लिए, कि यार कैसे गेट की तैयारी करूँ, और 5 मंथ्स है, 4 मंथ्स हो गया, 3 मंथ्स हो गया।
तो ज्यादा टाइम भी मैं अपना स्लीपिंग टाइम भी बहुत कम कर दिया था, 3 to 4 आवर्स हार्डली दिन में सोता था। बाकी तैयारी वैयारी में थोड़ा मेहनत में लगा रहता था। तो उस चीज के चक्कर में क्या हुआ, मैं जब 2022 का गेट जब मैंने लिखा, उसमें थोड़ा सा उतना अप टू द मार्क्स, तो पेपर भी थोड़ा टफ हो गया था 2022 में मैकेनिकल का। तो उसमें मेरा उतना रैंक नहीं आ पाया। फिर मैं घर पे एक बार बैठ के जब रिजल्ट आया मार्च महीने में, मैं फिर मार्च में सोच रहा था कि मैं करूँ, फिर कैसे करूँ, इतना कम रैंक है अभी इस साल का वैकेंसी, क्योंकि तब तक 2022 का कुछ भी वैकेंसी तब तक आया नहीं था नोटिफिकेशन, शायद आईओसीएल का नोटिफिकेशन आया था और कोई पीएसयू का नहीं आया था। हम्म, तो फिर मैं सोचा क्या करूँ क्या करूँ, फिर मुझे एक दो मतलब पता नहीं, मैं से यूट्यूब में कहीं कुछ ऐसे सर्च करा था, हाउ टू प्रिपेयर इंटरव्यू ऐसे करके मारा था, एक वाईपी को सिंबल आपका आया वाईपी का। तो मैं 2-3 बार मैं उसको मिस कर गया कि चलो ठीक है कुछ देख रहा हूँ। फिर पता नहीं 2-3 दिन बाद मैं फिर देखा वो एयरपीडी का कोई शायद सखलानी सर आपका थे कि आपका ही कोई क्लास चल रहा था, मैं सच ही क्लिक मार लिया कि चलो देखता है में होता क्या है। क्लिक मार के देखा तो मुझे थोड़ा ठीक लगा, फिर मैं 5-10 दिन उस पर मैं फॉलो अप किया कि ये कौन सा इंस्टीट्यूट है, ये है क्या, मैं कभी सुना ही नहीं यूरोपीडिया क्या होता है। फिर मुझे पता चला कि जहाँ हम लोग का स्टूडेंट लोग का मेहनत फरवरी फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक गेट एग्जाम तक रहता है, उसके बाद फिर आप लोग का मेहनत शुरू होता है वहां से ओके। करने के लिए। तो तो आपका एक वीडियो मैंने देखा था कि जिसमें आप इंटरव्यूज का जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन बता रहे थे, उसमें शायद आईओसीएल बच्चों का रिजल्ट्स भी बता रहे थे, क्योंकि बच्चा 0.25 मार्क्स से जिसका रैंक बहुत पीछे है, तभी वो सिलेक्शन लेके जस्ट कट ऑफ पार करके चला गया। कुछ लोग का रैंक इतना अच्छा है, लेकिन अभी भी मेरे साथ हुआ था 2022 गेट में, मेरे एक फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका आईओसीएल से वो 0.025 मार्क्स से कट गए। वो भी उनका रैंक अंडर 50 था, ऑल इंडिया रैंक। उसके बावजूद भी वो मेटलर्जी में थे, तभी उनका कट गया वो आईओसीएल से जीरो। जब मुझे पता चला कि 0.025 मार्क्स से भी बच्चे अगर कट रहे हैं और 0.2 मार्क्स से बच्चे इंटरव्यू में सिलेक्ट होके जा रहे हैं, तो मैं समझ गया कि ये बहुत ही बड़ा गेम चेंजर मोमेंट है इंटरव्यू, जीडी, जीटी के स्टडी, ये सब के लिए। तो मैं तो बहुत ही ग्रेटफुल हूँ सर आपके लिए। सबसे पहले तो आपको थैंक्स, क्योंकि यूरोपीडिया जब एट, क्योंकि जब होता है ना, बात ये होती है कि आप जब एग्जाम दे के रिजल्ट मार्च में आता है, तब फॉर्म वगैरह आता है, फिर उसके लिए हम तैयारी करते हैं, फिर शॉर्ट लिस्टिंग आता है, तो वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, वो एक 7 to 8 मंथ्स का गैप लग जाता है। तो उस टाइम में अब ये बात बोलना सही नहीं होगा कि नहीं यार मेरे को तो तैयारी की जरूरत नहीं है। मेरे बहुत दोस्त थे, बहुत अच्छे रैंकर लोग थे, जो है किसी ना किसी पीएसयूज में है, लेकिन वो इंटरव्यू की तैयारी नहीं करते थे। और वो भी जो सिलेक्ट हुए हैं 0.1, 0.12, 0.18, ऐसे में थोड़ा थोड़ा के लिए वो लोग सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि उनका रैंक बहुत अच्छा था। अब मेरा रैंक, जैसे कि मेरा रैंक था 1525 रैंक था मेरा मैकेनिकल में गेट में, ओबीसी बैकग्राउंड का था। 1525 रैंक में तो इम्पॉसिबल था ये इमेजिन करना कि यार मैं कहीं सिलेक्ट हो सकता हूँ कि नहीं। तो आपने जब मुझे पहला, जब मेरे को अभी भी याद है, पेट्रोल हाइक का शायद सबसे पहला जीडी में दिया था, तो आपको बहुत अच्छा लगा था मेरा जीडी, तो आप बोले अमर आप बोल सकते हो, आपका अच्छा बोलना है, अच्छा है। तो मुझे वहां से आया आइडिया कि नहीं, मेरा बात मतलब मेरा है स्पीकिंग में थोड़ा इंप्रूव कर सकता हूँ। तो योर पीडीए के साथ तकरीबन मैंने 8 महीना शायद आपके साथ में जुड़ा रहा, जीडी जीटी के स्टडी को लेते लेते। फिर फाइनली यहाँ होते थे सिलेक्शन नालको में, फाइनली यहाँ पर आके पहुंच गया। वंडरफुल। अच्छा अमर, आपने बताया कि आपका 1527 ऑल इंडिया रैंक था इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओबीसी, और उसके बेस पे आपको नालको में सिलेक्शन हुआ है, राइट? तो कुछ जी कमेंट आप दे सकते हैं, क्योंकि अभी भी बच्चा जाने वाला है, बहुत सा इंटरव्यूज के लिए जाने वाला है, और ये क्वेश्चन पूछते ही है कि सर किस रैंक तक चांस है कि मेरा जी हो जाए या क्या हो जाए, इसका आप क्या आंसर देना चाहेंगे? जी, इसका तो सर मैं बहुत ही सॉरी सिंपल। टू इंटरप्ट, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मैं यस ये बोल रहा हूँ यस कि बच्चा ना, जिनको इंटरव्यू कॉल आ भी जाता है ना अमर, जिनको इंटरव्यू कॉल आ गया है, वो भी कैलकुलेशन में पड़ जाता है कि साहब मेरा जो रैंक है वो पीछे है, कॉल तो आ गई है लेकिन कन्वर्ट नहीं होगा। वो वैसे ही वॉर हार के जाता है अंदर, वैसे ही लड़ाई हार के जी जा रहा होता है, वो तैयारी भी नहीं करता। तो इसमें थोड़ा सा जी आपका इनपुट चाहूंगा कि किस रैंक, अगर कॉल आ गई है, और किस रैंक तक सिलेक्शन के चांस है, आपने अपना तो बता दिया, थोड़ा जनरल में भी अगर लाइट फेंक दें, अगर आपको एससी एसटी जी, का भी हो तो लाइट फेंके, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ अमर। मैं ओवरऑल का एक पिक्चर बताता हूँ। जो लोग आप बोले ना, जो बच्चे थोड़ा कैलकुलेटिव मोड में रहते हैं कि मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ मेरा रैंक है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है मेरे लिए। बात ये है कि जैसे हम लोग का नालको का है, नालको का मैं बस सिंपल नालको की अभी फिलहाल बात कर रहा हूँ। नालको में 4 लिस्ट आया था टोटल, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट। तो उनका वैसा रहता है, पहले नालको का क्या होता था, इससे पहले जब गेट में लेता था तो 85% आपका गेट वेटेज रहता था, 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहता था। उसके बाद जो 2022 में पहला बार पैटर्न चेंज किया, वो 90% गेट स्कोर कर दिया और ओनली 10 मार्क्स को उसने इंटरव्यू में रखा। तो अब जैसे मेरा मेरा फोर्थ नंबर लिस्ट में आया है, 1525 रैंक है नो डाउट, लेकिन मेरे को इंटरव्यू में 9.10 से मेरे को 9.3 मार्क्स मिला था, 9.3।
नहीं तो अगर हम्म। मेरे को 8.5 8.6 मिलता तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा फोर्थ लिस्ट में भी आने का चांसेस कम था। तो आपके कितने तो जो मार्क्स थे कैलकुल आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10 सर मेरा 9.3 थे। 9.3, गुड। जी। ओके। तो अभी जो कैलकुलेटिव वे में अगर मैं आप लोग को ये बोलना चाहूंगा, जैसे कि हमारे टाइम में अब 2022 की गेट में मैकेनिकल की टोटल 59 वैकेंसी थी मेरे टाइम में। जब इस साल क्या क्या वैकेंसीज बहुत बढ़ा दिया, मैकेनिकल का अराउंड 127 वैकेंसीज है। मैकेनिकल ओके। की बात कर रहा हूँ मैं। हम्म। तो अब बात ये हो रही है कि अब जैसे कि ओवरऑल वैकेंसीज की बात की जाए, जैसे हम लोग का 2022 गेट से अराउंड 2000 के आसपास वैकेंसीज निकली थी मैकेनिकल के लिए स्पेशली, सारे पीएसयूज मिला के। और जो 2023 गेट से जो नालको अभी जैसे रिक्रूट कर रहे हैं, तो ऑलरेडी क्या हो रहा है अभी 2023 से ऑलरेडी रिक्रूटमेंट बाकी पीएसयूज का ऑलरेडी भी खत्म हो चुका है, मुझे जहाँ तक खबर है। एनटीपीसी कुछ मेरे दोस्त नालको में ही थे, उन लोग का आईओसीएल में हो गया तो 2023 गेट से भी, तो वो लोग यहाँ से चले गए छोड़ के। तो आईओसीएल, ओएनजीसी या एनटीपीसी, डीवीसी, बहुत सारे पीएसयूज है जो 23 गेट से उनका रिक्रूटमेंट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अभी खाली दो ही पीएसयू बचा है जिनका अभी मैं सुना हूँ चल रहा है। वो एक है नालको का 2023 से आ गया है, और एक डीवीसी चल रहा है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, उनका फिर से कुछ फॉर्म फिलअप करके रिवाइज कुछ करवा रहे हैं, लेकिन 23 ओके। गेट से वो भी ले रहे हैं। तो मेरे को जहां तक एक कैलकुलेशन अगर मैकेनिकल के वे में मैकेनिकल ब्रांच के लिए अगर कैलकुलेट करूं, तो मुझे लगता है अराउंड जो 1000 रैंक के अंदर वाले उनमें से ज्यादा लोग यहाँ नहीं आने वाले पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं वो सिलेक्ट हो चुके होंगे, या तो ऑलरेडी वो मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे कि मेरे को एमटेक या एमएस उस तरह का कुछ कोर्सेज करना है, इसलिए तो वो आए नहीं ना ज्वाइन होने के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कंपटीशन जो होगा 1000 रैंक, अंडर 1000 में कुछ कुछ फ्यू स्टूडेंट्स आ सकते हैं जो इंटरव्यू में छट गए होंगे, इंटरव्यू से निकल गए होंगे, उस तरह से हो सकता है। नहीं तो मैक्सिमम 1000 से 2000 2200 या 2500 उस रेंज के जो बच्चे जो रैंक लाए उनको 100% इंटरव्यू को ध्यान देना चाहिए। उनका अगर अगर 10 से 8 प्लस या 8.5 आ जाता है, तो नालको एज यूजल 3 से 4 लिस्ट हर साल निकालता है, वो निकालेगा ही, 3 to 4 लिस्ट वो निकालेगा ही, क्योंकि यहाँ मैन पावर्स बहुत एग्जीक्यूटिव के यहाँ बहुत शॉर्टेज चल रहा है। अब मैं थोड़े अंदर की बात कर रहा हूँ मुझे करना नहीं चाहिए, लेकिन नालको का थोड़ा सा अभी चल रहा है एग्जीक्यूटिव, हम लोग को भी डबल लोड हो जाता है काम कभी, क्योंकि यहाँ रिक्रूटमेंट हो रही है लेकिन बच्चे ज्यादा प्रेफर नहीं कर रहे हैं नालको, क्योंकि नालको जनरली हम लोग का उड़ीसा के अंदर ही कन्फाइंड हो जाता है अनुगुल में। मैं अभी दामोदर में पोस्टिंग हुई, या तो भुवनेश्वर कॉर्पोरेट ऑफिस, इसलिए जो आउटसाइडर यूपी के या नॉर्थ होते हैं थोड़े, वो जनरली अपने स्टेट्स में प्रेफर करके वो चले जाते हैं। तो इसीलिए मैं 100% बच्चों को बोलूंगा जो एक्चुअली कैलकुलेटिव वे में चल रहे हैं, नहीं वो भी अच्छा है सर, एक्चुअली क्या कैलकुलेट बेस्ड होना भी बहुत अच्छा होता है, कि आपको एक प्रॉपर सिनेरियो मिल जाए कि कैसे मैं किस पीएसयूज के लिए थोड़ा ज्यादा कोशिश करूं, ये करूं। लेकिन मैं तब भी बोलूंगा जिनका 2500 रैंक तक है, ओबीसी की बात कर रहा हूँ, और जनरल अगर होगा तो 1000 रैंक, और एससी एसटी तो ऑब्वियसली थोड़ा और पीछे जाएगा। तो आप लोग को 100% तैयारी करनी चाहिए नालको की, क्योंकि नालको का प्रोसेस बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जैसे मैं सेल में दिया था, सेल में बहुत टफ था लेकिन बहुत अच्छा था मेरा, उसमें भी बहुत अच्छा गया था मेरा इंटरव्यू वगैरह सब। तो नालको का बहुत ही सिंपल रहता है, 12 to 15 मिनट्स में आपका रैप अप कर देंगे इंटरव्यू, से ज्यादा ओके होता नहीं है। अमर, इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे अभी पूछता हूँ दोबारा, लेकिन अभी जो हमारा जी डिस्कशन है उसके बेस पे एक दो चीज पूछूंगा। ये जो आप बता रहे थे जी। कि इतना आप भरो 127 सीट्स, ये जो अभी आएंगी जो बच्चा 2024 के बेस पे करेगा, या जिसको कॉल आ गया उसकी बात कर रहे हैं आप? अभी जो सर जो 2023 से अभी नालको का जो शॉर्ट लिस्टिंग आया है ना, हाँ तो हाँ। उसमें जो 277 टोटल वैकेंसी है, उसमें मैकेनिकल की 127 वैकेंसीज है। हाँ जी, हाँ जी। अब इसके बेस पे जिन बच्चों को कॉल आ गया है, जैसे आपने बताया कि साहब जनरल कैटेगरी का हजारों में, जिसका 2000 के बियॉन्ड है या ओबीसी में है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जिसको कॉल आ गया है, मान लो ओबीसी है जिसका 2500 रैंक है, या सपोज जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है जिसका 2000 रैंक है, उसको कॉल आ गया। अब उसके दिमाग में जी। एनालिसिस ये चलता है कि मेरे को कॉल तो आ गया, इंटरव्यू की वेटेज ओनली 10% है, तो तैयारी करूं कि ना करूं, क्वेश्चन ये है। अगर मैं मेरे को पर्सनली बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपना माइंड सेट बता देता हूँ इस सिचुएशन में। जब मेरा 1525 रैंक था, तो ऑफकोर्स ऑब्वियस सी बात है, वो कभी कोई सोचता नहीं है कि कहीं मेरा पीएसयूज में हो सकता है। तो उन लोग के लिए मैं बेस्ट मेंटल जो आप माइंड सेट रखेंगे वो यही रखिए कि मेरे पास हारने के लिए कुछ है नहीं अब। जो हो गया मेरा एग्जाम में हो चुका है, निकल चुका है मेरा। मोस्ट प्रोबेबली भवन ऐसे अच्छा नहीं जा पाया, बाय अनलकी थोड़ा अच्छा नहीं जा पाया, लेकिन अभी ये सबसे अच्छा स्टेट है आपके लिए, अंडरडॉग्स वाला सिचुएशन है। अभी आपके लिए हारने के लिए कुछ है ही नहीं। अब जीतने के लिए वो सीट है, वो पीएसयू हाँ वाली सीट है, आप जीत सकते हैं। तो हाँ। तो व्हाई नॉट, क्यों जोर ना लगा ले, एक बार जोर लगा, पूरा कूद के जंप मार के देख लीजिए। अगर पार हो गया तो अब जैसे मेरी तरह मैं यहाँ पर आराम से बैठ के आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो वही सब आप चीजें होगी। आप आप इसलिए बहुत बहुत पॉजिटिव और
मेरे को लगता है कि बहुत एक अच्छा रोल मॉडल है बच्चों के लिए। उसका एक रीजन है अमर, मैं आपको बहुत पहले से मेंटरिंग कर रहा हूँ शुरू से, और मैंने देखा है कि आपको, आपका जो नजरिया चीजों को देखने का थोड़ा सा अलग होता है और पॉजिटिव होता है। आप उनको पॉजिटिव वे में ले रहे होते जी हो। आपका जी सेल में नहीं हुआ, आपका सेल में थोड़े पॉइंट से छूट गया, जो मेरी बात आपसे पहले हुई थी, लेकिन सेल बहुत अच्छा गया आपका, आपका हाँ। इंटरव्यू वगैरह बहुत अच्छा गया। इंटरव्यू में सेल में मेरे को 25 से 23 मार्क्स मिला था इंटरव्यू में, टोटल वंडरफुल, जीडी जीटी केस स्टडीज से मिल रहा है। वंडरफुल। अब मैं आपसे ये बस जाऊंगा अमर, कि अगर सपोज किसी फाइनली सिलेक्शन नहीं भी होती है, लेकिन अगर ये इंटरव्यू का चांस है, जैसे आईयूसीएल का आने वाला है, बहुत से बच्चे को कॉल आता है, और जी ये भी हम जानते हैं कि टॉप रैंकर्स को बेनिफिट होता है उसमें भी। लेकिन जब कॉल जी आई गई तो किस माइंड से जाना चाहिए? जब कॉल आ गया तब तो आपको 100%, मैं बच्चों को बोलता हूँ कि जब कॉल आ ही गया है जी तो तैयारी कर लो, चाहे आईयूसीएल नहीं मिलेगा, कम से कम इसका फायदा एचपीसीएल में हो जाएगा, या नालको में हो जी जाएगा, या सेल में कहीं ना कहीं हो जाएगा ना। आपको रियल जी सिमुलेटेड सिचुएशन तो कहीं नहीं मिल सकती। ठीक है, आपने यूरोपीडीए जी पे तैयारी किया, कहीं और तैयारी किया, वो ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल सिचुएशन है वो तो आपको वही जाके मिलेगी। तो आपको तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको 100% दो। ये चीज बच्चों में कैसे कल्टीवेट किया जाए कि भाई जब इंटरव्यू आए तो उसको वैसे ही दो कि तुम सिलेक्ट होने के लिए जा रहे हो। मैं तो ये तो सर सिंपल चीज है, जैसे अब सेल की आपने बात की, जैसे जीडी जीडी केस स्टडीज था, या आप नालको की बात करें, तो ऑब्वियसली अच्छे रैंकर के साथ भी आपका फेस ऑफ फेस तो होगा ही होगा वहां पर। तो मैं हिंदी वर्ड में अगर टिपिकल हिंदी वर्ड में बोलूंगा तो भिड़ जाना है, डरना हाँ। नहीं, भिड़ जाना है उसमें जाके, भिड़ जाना क्योंकि मतलब अपना मैं हंड्रेड वही, परसेंट दे देना। बिल्कुल अपना 100%, 100 नहीं 1000% देना पड़ेगा। 100% के अच्छा। लिए आप टारगेट रखेंगे तो आपका वो 70% आएगा आउटपुट, क्योंकि एफिशिएंसी ओके। 100% का भी होती नहीं है चीजों को लेकर। हाँ हाँ। तो बेस्ट यही रहेगा कि आप उस माइंडसेट में जाइए। मैं तो ये बोलूंगा कि जो इंटरव्यू, जैसे मेरा सेल का इंटरव्यू था या नालको का इंटरव्यू था, तो ऑब्वियसली सर बहुत सारे, जब आप चेंबर के बाहर वेट कर रहे हो, जैसे बैठे रहते हैं ना हम लोग कि अभी नेक्स्ट आएगा, 1 बजेगा, मैं उठ के मेरे को अंदर जाना है, तो उस टाइम में ना माइंड होता है, हम लोग का ह्यूमन टेंडेंसी वैसी होती है कि माइंड आगे पीछे आपको लेके जाता ही है। तो आपका क्या होता है ना, जो इंटरव्यू वाला जो एक फोकस या किसी एक वो पर्टिकुलर जो प्रेजेंट में जो आपका फोकस रहता है, वो थोड़ा सा आगे पीछे होने लगता है। वो ह्यूमन टेंडेंसी है सर, वो होता है, वो माइंडसेट इधर होता है। बस उस टाइम क्या आपको ब्लैंक माइंड में, जैसे मैं इंटरव्यू जाने से पहले मैं जनरली ब्लैंक माइंड में रहता हूँ, मैं कुछ मेंटली प्रिपेयर्ड होकर नहीं जाता कि मेरे को ये पूछेंगे मैं ये बोल दूंगा, मेरे को वो पूछेंगे वो बोल दूंगा। लेकिन नहीं, वो सब में प्रैक्टिस, वो आप प्रैक्टिस पहले से ही करके रेडी रखिए अपने आप को कि क्वेश्चन का कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं आपको इंटरव्यू में। क्योंकि मेरा जैसे मेरा नालको में हुआ था, हम मेरे साथ पैनल में 5 लोग बैठे थे, उसमें 4 शायद बोथ हेड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जैसे मैकेनिकल थे, और एक मैम थी, 100% एचआर किंग मैम बैठी थी। तो उनका ऐसे रहता था कि वो मल्टीपल क्वेश्चन रहते थे। अब जैसे मेरा एक्सपीरियंस पावर प्लांट डिवीजन पे था, तो पावर प्लांट में एक सर क्वेश्चन पूछ दिए, सडन बैक टू फॉलोड बाय मैम का एक एचआर क्वेश्चन आ जाता था। तो ऑब्वियसली माइंड को थोड़ा कामली शांत से रख के आपको उस सिचुएशन को टैकल करना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट थिंग है जो हम लोग, जैसे सर और आप और मैं, हम लोग बातचीत करते हैं इस बारे में कि क्वेश्चन को सुनना बहुत जरूरी है। कभी कभी होता क्या है, कोई कुछ पूछता है क्वेश्चन, तो अब मेरे को पता है कि उसका आंसर मेरे को आ रहा है, तो उनका क्वेश्चन खत्म नहीं होता, आप रश में आंसर देने लग जाते हो। फिर पता चलता है अरे आप पहले सुन तो लो मैं क्या पूछ रहा हूँ, तो उसमें वो एक नेगेटिव बन जाता है इंटरव्यू में। तो बेस्ट है आप जितना कामली जाए इंटरव्यू में, कुछ सोचना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। आपको जाना है आराम से, इंटरव्यू पैनल में बैठना है, जो जो क्वेश्चन पूछेंगे आराम से सुनना है। थोड़ा एक आप 2 सेकंड का पॉज भी ले सकते हो, कोई ऐसा वरी नहीं है कि वो बोलेंगे जल्दी जल्दी आंसर दो, ऐसा कुछ नहीं, वो आराम से आपको टाइम देते हैं। पूरा बैलेंस इंटरव्यू चलता है, नालको में भी, सेल में भी, हर जगह बहुत ही बैलेंस इंटरव्यू चलता है। आपको, आप क्वेश्चन को सुन लीजिए, 2 सेकंड थोड़ा टाइम ले लीजिए क्या बोलना है, फिर आप फिर बोलिए, वो बेटर रहेगा। वंडरफुल। ओके अमर, तो ये तो हो गई सारी की सारी बात जो स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करना है एंड ऑल। अब आप जानते हैं यूरोपीडीए जी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसपे बच्चे इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए आते हैं। और आपका इंटरेक्शन जो मैं अभी आपसे कर रहा हूँ अमर, उसको बहुत से बच्चे इसलिए सुनेगा बिकॉज उनका इंटरव्यू आएगा, अभी आ रहा है, इंटरव्यू होना है उनका। और वो चाहेंगे कि बहुत डिटेल में अमर उनको बताएं कि इंटरव्यू वाले दिन हुआ क्या था, इंटरव्यू में क्या था, मतलब जो आप जी गए, वो इतनी माइन्यूट जानना जी चाहता है कि जब हम गए तो क्या क्या पहले समझ गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर जब हम अंदर गए तो कितने लोग अंदर बैठे थे, ओके मैम बैठे थे, सर बैठे थे, ड्रेस क्या डाला था, फिर अंदर पहला क्वेश्चन क्या आया, फिर क्वेश्चंस क्या क्या आए, कितनी देर चला, वो सारा वो जानना चाहता है। तो वो डू जी। फॉर दैट। तो बेसिकली जैसे नालको का एक ही जगह है, हम लोग का भुवनेश्वर एचआरडी सेंटर है, जहाँ पर हाँ आप जी। उन सबको बुलाया गया होगा, वहीं एक ही जगह है जहाँ पर इंटरव्यू सबका होता है। अब हम्म, जैसे हम लोग का इंटरव्यू का जैसे शुरू हुआ था, जो डेट शुरू हुआ था, आई थिंक मुझे याद आ रहा है 2022 December 1 या 2, 2 तारीख से शुरू हुआ था, वो December 30 तक पूरा चला था इंटरव्यू। उसमें मतलब ब्रांच वाइज ब्रांच उन्होंने डिवाइड कर करके बुलाया था।
फिर जैसे हम लोग का मैकेनिकल ब्रांच का लास्ट 21 से 29 तक हम लोग का था मैकेनिकल बच्चे लोग। तो उसमें क्या किए थे, वो लोग कैटेगरी वाइज डिवाइड किए थे। जैसे 21 22 जनरल कैटेगरी के बच्चों को बुलाया गया, 23 24 ओबीसी वालों को बुलाया गया, 25 26 जैसे फिजिकल हैंडीकैप एससी एसटी वालों को बुलाया गया। तो उनका हर डेट में वो डिवाइड कर करके बुलाते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो कंपटीशन जैसे होता है आपका अपने कैटेगरी वाइज के साथ ही आपका होगा। सेल में भी वैसे हुआ था कि जिस कैटेगरी का आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी में आपकी तरफ बाकी बच्चों को उस दिन बुलाया गया है, आपका इस हिसाब से इंटरव्यू होगा। तो जैसे हम लोग उस दिन घुसे, ऑब्वियसली हम लोग फॉर्मल वगैरह में ब्लेजर वगैरह पहन के गया था। तो पहले गेट एंट्री में हम लोग का जो हम लोग को कॉल लेटर इशू हुआ था, लेकिन हम लोग को पहले गेट में डिपॉजिट करना होता है। वो सिक्योरिटी आपका साइन रोल नंबर जो भी है सब लिख के, नाम डिटेल्स लिख के आप अंदर जा सकते हैं। पेरेंट्स को भी ले सकते हैं, कोई ज्यादा इशू नहीं है। फिर अंदर जाने के बाद फिर हम लोग का वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह चला। तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो तो उस दिन हम लोग का क्या हुआ था, हम लोग का मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों का साथ में चल रहा था। एक पैनल ऊपर थी, वो फर्स्ट फ्लोर में इलेक्ट्रिकल वाला को चल रहा था, नीचे वाला पैनल हम लोग का मैकेनिकल का था। और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन वही फर्स्ट फ्लोर में ही हो रहा था, हम लोग सब बैठे थे फर्स्ट फ्लोर में। तो जब सबसे एक इंटरेस्टिंग बात ये हुआ कि जब हम लोग का इंटरव्यू वगैरह के लिए जब हम लोग सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन वगैरह किए थे, तो उस दिन क्या हुआ, ओएनजीसी का भी शॉर्टलिस्ट आ गया। उस दिन हम लोग बैठे हुए थे, सब मतलब वेट किए हैं, सब अपना फाइल लेके वेट किए हैं। और वो क्या करते थे कि एवरी 5 को नीचे भेजते थे। नाम बुलाएंगे, पहले 5 दिन का वेरिफिकेशन होगा, पहले 5 नीचे जाके वहाँ लॉबी के बाहर वेट करेंगे, एक एक के बाद जाएंगे। फिर उनका खत्म होने वाला होता है, एक उनका उनके होते हैं ओवरऑल प्रोसेस होता है वो, फिर नेक्स्ट 5 को बुलाएंगे। तो मेरा उस दिन बहुत लकी था कि मेरा पहला स्लॉट 5 का खत्म होगा, दूसरे स्लॉट में ही चौथे नंबर पे मेरा था। तो वो भी एक सर बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर भी होते हैं ना, वो थोड़े से ऑफकोर्स जब ज्यादा होके सेकंड हाफ तक 6 7 बजे तक भी जब होता है, तो वो भी थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है उनके लिए भी। तो मे बी होल हार्टेडली आपसे उतना इंटरेक्ट करने का नहीं कर सकते, ये भी हो सकता है। मैं नहीं बोलूंगा होता है, लेकिन मे बी इट्स अ चांसेस। तो मेरे तो भाई मैं चाहता ही था कि मेरा फर्स्ट हाफ में ही लंच से पहले ही मेरा हो जाना चाहिए, वो बेस्ट रहता है। फ्रेश माइंड में मैं भी रहूंगा, वो लोग भी चलता रहेगा, वो अच्छा रहेगा। तो उस प्रोसेस में क्या हुआ, हम लोग वेट किए थे सब, तो सडन क्या हुआ, सब साइलेंटली बैठे थे, सब अपना अपना मेंटेन कुछ कर रहे थे डेकोरम। तो सडन जब ओएनजीसी का शॉर्ट लिस्टिंग आ गया, पूरा एकदम वहां पर केओस मच गया पूरा, अरे मेरा आ गया, तेरा आ गया, वो आ गया। तो मैं तो ऑब्वियसली मैं पूरा फोकस में बैठा हुआ था, मैं तो देख रहा हूँ क्या हो रहा है। तो ये भी एक इस तरह से भी हो सकता है, ऐसी भी चीजें आपको हो जाएगी, वहाँ कैओस मच जाएगा फॉर नो रीजन, जो सीरियसनेस सब घूम रहे हैं। तो मैं फिर क्या किया, मैं फिर सेकंड फ्लोर पे जाके चुपचाप बैठ गया, क्योंकि मुझे थोड़ा अकेले रहना था, मुझे इंटरव्यू से पहले। फिर मेरे को कॉल आया, फिर मैं गया इंटरव्यू पैनल में, और नेक्स्ट 5 लॉट में मेरा चौथे नंबर पे मेरा था। और मेरे साथ जो 4 लोग बैठे थे सारे साउथ के ही थे। तो मैं उनसे ज्यादा बात भी नहीं किया, मैं अपना साइलेंटली बैठा हुआ था। फिर इंटरव्यू के लिए जब अंदर में गया, इंटरव्यू गया बैठा, तो मेरे को पहले इंट्रोडक्शन बोले, इंट्रोडक्शन अपना दिया, हार्डली 40 टू 45 सेकंड, ज्यादा नहीं किया। मैं शॉर्टली जितना मैं शॉर्ट में बना के गया था। तो जब उनको पता चला कि मैं एमटेक किया हूँ, मास्टर डिग्री आईआईटी धनबाद से, और वो भी थर्मल इंजीनियरिंग से, प्लस मेरा जॉब एक्सपीरियंस भी थर्मल इंजीनियरिंग पे ही था 2 साल का। तो एक सर थे जीजीएम, अभी वो हमारे मतलब यहाँ पर जीजीएम थे, मुझे पता नहीं था, वो बहुत ऊपर लेवल के सर हैं। तो तब मुझे पता नहीं था, वो जो बैठ के इंटरव्यू ले रहे, तो मेरे को पावर प्लांट के बारे में 2 मेरे एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे कि अबाउट द बॉयलर्स, बॉयलर्स पे, छोटे मोटे बॉयलर्स पे पूछे। और ऑफकोर्स मैं तो पढ़ा ही था अच्छे डिटेल्स में, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में उनको बता दिया। तो वेरी गुड बोले मेरे को। फिर मेरे को सेकंड क्वेश्चन मैम से एक एचआर क्वेश्चन आया, छोटा सा एचआर क्वेश्चन आया, एक जैसे केस स्टडी तरह का, जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते थे, छोटा सा केस स्टडी तरह का एक छोटा सा क्वेश्चन पूछे थे कि आप जैसे पूछे, मेरे को शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा वर्ड, लेकिन शायद पूछे थे कि आप एक एम्प्लॉय हो, आपके अंडर में कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं, सपोज 2 एग्जीक्यूटिव बहुत फ्रिक्वेंटली छुट्टी छुट्टी ले लेते हैं, आप क्या करोगे, पहले आपका स्टेप्स क्या होना चाहिए आपसे, और वो भी आपसे एज से थोड़े बड़े हैं। तो कुछ भी ऐसे केस स्टडीज, कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जनरली क्या होता है, वो जनरली आपका एक प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा सा चेक करते हैं कि मतलब ये लड़का, मतलब जैसे कि हम लोग कोई भी हैं, तो उस प्रेजेंस ऑफ माइंड में हम लोग क्या थोड़ा बहुत टैकल कर सकते हैं ही नहीं। जैसे अगर हम लोग इंटरव्यू में चीजों को वो इसीलिए देखते हैं क्योंकि आगे जाके हम लोग का मैनेजरियल पोस्ट ही मिलना है। जैसे अभी मेरा असिस्टेंट मैनेजर मैं भी बनने वाला हूँ, तो ऑब्वियसली यहाँ मैनेजरियल पोस्ट ही रहना है, और यहाँ बेसिकली मैनेज ही करना होता है। अभी पीएसयूज में अब वो टेक्निकल मुझे थोड़ा थोड़ा पहले लगता था कि जैसे बाहर किसरो इस तरह होता है, कुछ रिसर्च करेंगे, कुछ निकाल के नया पैटर्न बनाएंगे, ऐसा यहाँ कुछ नहीं होता है। जो आपका जैसे चल रहा प्रोडक्शन, वैसे ही आपका प्रोडक्शन चलेंगे, वैसे एल्यूमिना बनेगा।
उसमें आपको बस मैनेज करना है कि नॉन एग्जीक्यूटिव्स को, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स को, अप्रेंटिस को कैसे कैसे लगा के हम लोग को कैसे मैनेज कर करके उनसे हमको प्यार से काम को निकाल के लेके आना है। तो ऑब्वियसली वो मैनेजरियल स्किल्स चेक करेंगे। तो एचआर मैम का क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा थे मेरे को। और मटेरियल साइंस से भी एक सर मुझे आयरन कार्बन फेस डायग्राम बनाने के लिए बोले थे। तो उसको मैं आराम से प्लॉट करके बनाया, तो अच्छे से मैं बनाया उसको। वो एकदम डिटेलिंग, मटेरियल साइंस का थोड़ा डिटेलिंग में चले गए थे, लेकिन मैं बहुत अच्छे से पढ़ के मैं गया था आयरन कार्बन फेस डायग्राम। तो उस पे मेरे क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे आए थे। और पावर प्लांट पे 2 क्वेश्चंस थे। और मेरा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग था, तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से भी फोर्जिंग रोलिंग पे ही छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस कुछ थे। और 3-4 क्वेश्चन एचआर के थे। मुझे तो ये भी बोला गया कि मैं उड़ीसा का था, तो मुझे उड़ीसा के गाने के बारे में पूछा गया कि आप गाना गाते हो, आपका हॉबीज म्यूजिक है, तो आप कौन से गाने पसंद करते हो, आपको भजन वगैरह सुनते हो कि नहीं, कोई भजन सिंगर का नाम बताइए। इस तरह के भी बातचीत चली थी। तो बहुत ही बैलेंस इंटरव्यू चला था। अच्छा अमर, आपका जैसे नॉर्मली बच्चा ये पूछता है कि नालको का इंटरव्यू या एचपीसीएल का इंटरव्यू या बाकी इंटरव्यू, सर एचआर कितना परसेंट आता है, टेक्निकल कितना परसेंट आता है, बताओ जरा नालको में बताओ। एचआर कितना और टेक्निकल कितना? सर देखिए, बेसिकली क्या है ना, इसका एक होता क्या है ना, जनरली जनरली हम लोग क्या, जैसे कि टेक्निकली एक लड़का, जैसे हम लोग शॉर्टलिस्ट हो गया, मैं अपनी एग्जांपल कर रहा हूँ, मैं अगर अंदर जाके बैठ रहा हूँ, वो भी गेट एग्जाम दे के मैं बैठा हुआ हूँ साल साल भर मेहनत करके, तो ऑब्वियसली उनका माइंड में ये रहता है कि टेक्निकली लड़का साउंडेड होगा। तो यहाँ वैसा नहीं होता है कि वो आपको ज्यादा डिटेल्स में कुछ पूछते हैं, उतना डिटेल्स नहीं जाते चीजों को लेकर। अब जैसे मैं हम्म, अपना मेंशन किया था, पावर प्लांट का मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए उस बेसिस पे उसने 1-2 क्वेश्चंस पूछा। और मेरे ओके। पास अगर आंसर नहीं होता, अगर मैं ब्लफ किया होता, तो ऑफकोर्स मेरे पास आंसर नहीं होगा, तो वो एक नेगेटिव इंप्रेशन आ सकता है। और बेसिकली ना, मैं ये बोलूंगा कि 2-3 सब्जेक्ट्स, 2-3-4 सब्जेक्ट्स आप प्रिपेयर करके जाइए। ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक बेसिक चीजें ही पूछी जाएंगी। थोड़ा एचआर क्वेश्चन पे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओके। होता क्या है ना सर, आप टेक्निकली तो हम लोग बुक्स में या प्रैक्टिस क्वेश्चन करके हम लोग को वो ट्रिक पता चल जाता है, फॉर्मूला पता चल जाता है, थ्योरम पता चल जाता है। लेकिन जो यस। मैनेजरियल स्किल है, एक प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो यूरोपीडिया से मैंने सीखा हुआ है 7 to 8 मंथ्स में, मैंने जो चीज डेवलप किया है यहाँ पर, अंदर था, मैं धीरे धीरे उसको निकाल निकाल के मैं डेवलप किया। तो वो मुझे अभी तक फायदेमंद हो रही है। मेरे अभी जो प्रैक्टिकल लाइफ में अभी जॉब कर रहा हूँ, उसमें मैं इतने प्यार से मैनेज लोगों को करता हूँ कि नॉन एक्स लोग को पता ही नहीं चलता कि मैं उनसे कब काम निकलवा लिया। आराम से प्यार से उन्हें बातचीत बातचीत करके उनके साथ कैसे अच्छे हो। तो ये भी एक सर, ये भी एक स्किल सीखने वाला बहुत जरूरी है, जो हमेशा पता नहीं हम लोग थोड़ा लैक कर लेते हैं हमारे स्टडीज लाइफ में। ये जो मैनेजरियल स्किल हम लोग थोड़ा लैक कर लेते हैं, उसमें हम लोग ध्यान नहीं देते कभी भी। तो मे भी इस चीज की वजह से भी लोग, क्या होता है, जैसे कि अब कोई इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो वो कभी कभी ब्लैंक माइंड भी हो जाते हैं, अरे मैं कैसे प्रिपेयर करूं, मैं कहाँ से तैयारी करूं, क्योंकि मैनेजरियल स्किल्स पे हम लोग कभी ध्यान ही नहीं दिए हैं। हम लोग का जो एजुकेशन बैकग्राउंड ही हम लोग का वैसा है कि हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते, जो यूरोपीडिया बहुत अच्छे से ध्यान देता है इन चीजों को हम्म। लेकर। अच्छा तो अमर, यही एक बात है और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ये उन बच्चों के लिए जो जी। यूपीडीए का रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, जो इंटरव्यू की तैयारी जी। करना चाहता है, जो रजिस्टर्ड है, जैसे आपने बताया कि साहब मैं 7-8 मंथ जुड़ा रहा, और आई रिमेम्बर कि आप बहुत ही कंसिस्टेंट स्टूडेंट थे। मे बी आप आईआईटीएन हो और वो आपके अंदर है, आई डोंट नो, बट आप बहुत कंसिस्टेंट थे। मतलब मेरे को ये साफ पता होता था अमर साहू आया है और उसका ये, मतलब मेरे को याद हो गया था कि अमर की क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है। दो, आई कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, बट आई वाज नोइंग यू इन्स एंड आउट्स। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट है, यू सरप्राइज, जो पैकेज लिया होता है इसने यूरोपीडिया का, 1 या 2 बार देता है, फिर आता ही नहीं, फिर तैयारी नहीं कर रहा होता, छोड़ देता है, घबरा जाता है। क्योंकि देखो पहली बार तो फीडबैक नेगेटिव आएगा, पहली बार तुम पार्टिसिपेट करोगे तो फीडबैक नेगेटिव आएगा कि नहीं, तुम्हारे तुम्हारे में बहुत सा स्कोप है इंप्रूवमेंट का, तुम ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। बच्चा उससे घबरा के चला जाता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे उन स्टूडेंट के लिए जो रजिस्टर्ड है यूरोपीडिया का, जिसने पैकेज ले चुका है, उसको किस तरीके से बेनिफिट उठाना चाहिए इस प्लेटफॉर्म का, ये क्वेश्चन है मेरा स्टेट आपसे। जो लोग जो 1-2 दे के चले जाते हैं, उनका एक माइंडसेट, क्योंकि मैं, हमारे बैच में भी थे कुछ बच्चे जो हम लोग के साथ यूरोपीडिया करते थे, कुछ कुछ का फेसेस में 7-10 जीडी के बाद एक आधा देखता था, याद रहता था कि हाँ ये वो लड़का तो था। तो शायद प्रॉब्लम ये होता है ना सर, कि जब आप शुरुआत करते हैं ना, कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, वो जनरल लाइफ में भी वो मतलब एप्लीकेबल है, कि आप जनरली अगर कुछ स्टार्ट करते हैं ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मतलब आज अगर स्टार्ट करें थोड़ा डिफिकल्ट होगा, कल इनर्शिया जब चेंज और करना डेप्थ मुश्किल में होता है। जाएंगे। हम्म। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और माइंडसेट ये रहता है ना, जब आप पहली बार करते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, दूसरे बार और ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग फिर अंदर घुसने का कोशिश करते हैं, और थोड़ा डेप्थ ऑटोमेटिकली जब आप दूसरे दिन करेंगे तो थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, तीसरे दिन और थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, तो फिर वो एक कॉन्फिडेंस थोड़ा कम भी होता है कभी कभी कि यार मैं तो कर रहा हूँ, 3 दिन हो गया, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है यार।
तो फिर वहीं से बैकआउट करते हैं। लेकिन वहीं वो टाइम रहता है कि तब आपको बस और एक जंप लगाएंगे तो एकदम अपने कंफर्टेबल जोन पे चले जाएंगे। फिर मन करेगा कि हर दिन जीडी लेते हैं, हर दिन एक जीटी कर लेते हैं। क्योंकि वो एक सर एक सबसे बड़ी बात है ना सर। मैं 8 मंथ्स इसीलिए मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि जो इंटरव्यू प्रिपरेशन होता है सर, वो एक प्रोसेस होता है। ये कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप आज रात को कर लिए और कल आप एक्सपर्ट बन गए, नहीं। आपको वो क्वेश्चंस डेली टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एवरीडे मैं एज ए मैनेजर मेरे को हर दिन टैकल करना पड़ता है लोगों को। हाँ जी। तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं आज 2 दिन तैयारी कर लिया, तीसरे दिन मेरा मैनेजमेंट स्किल पूरा हो गया, अच्छा मैं अगले दिन जाके इंटरव्यू दे दूंगा, मेरा निकल जाएगा, ऐसे नहीं होता है। वो एक उन लोग के लिए मैं 100% बोलना चाहूंगा कि ये एक प्रोसेस है। भले ही डिफिकल्ट हो, जुड़े रहिए इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना गलती यहाँ करेंगे, इसका मतलब ये है कि वहां पर आपकी गलतियां उतनी कम होगी, क्योंकि आपने गलती यहाँ पर की। सर तो आप तो हैं ही, आप तो उनको बताते हैं, गाइड करके नोट करवा देते हैं। तो बच्चे उसको नोट करें कि हाँ मेरा ये फॉल्ट है, सर मेरे को ये चीज बोले हैं। ये जो 4 फॉल्ट है, मैं कोशिश करूंगी अगले बार वो 4 को मैं 3 फॉल्ट में कन्वर्ट करूं, कि मेरा इस बार 3 फॉल्ट हुआ। फिर 2-3 जीडी जीटी या इंटरव्यू जो सेशन होने के बाद पता चला 3 फॉल्ट से मेरा 2 फॉल्ट हुआ, फिर मेरा 1 फॉल्ट हुआ, फिर मेरा फॉल्ट नहीं हो रहा है। फिर वो जो फॉल्ट नहीं हो रहा है उसको मैं फिर मेंटेन करते करते जा रहा हूँ कि मेरा फॉल्ट अब 0 एरर पे मेरा चल रहा है। तो ये जब तक स्टेबिलिटी इतनी अच्छी आ जाएगी यूरोपीडिया में ना, कि आपको जब इंटरव्यू जाएगा आपको डर ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप इंटरव्यू से पहले 10-20 इंटरव्यू अटेंड कर लिए होंगे, सेशन जीडीजीटी केस स्टडी प्रैक्टिस कर लिए होंगे। मेरे को वही फायदेमंद हुआ सेल में। जैसे सेल के फॉर एग्जांपल, सेल की बात करनी नहीं चाहिए नालको के लिए, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ। सेल में ऐसा हुआ था कि जैसे जीडीजीटी केस स्टडी इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें मेरा सबसे बेस्ट चला गया था उस दिन। उसमें जो जीडीजीटी बच्चे लोग आए थे, उनको देख के ही लग रहा था कि वो कभी भी नहीं दिए हैं, वो पहली बार दे रहे हैं, सही बात है। कभी नहीं दिए। तो उनको मेरे को एज ए टीम, जैसे एक टीम लीड होना चाहिए, तो मैं टीम लीड करके पूरा ग्रुप को लेके मैं चलता था जीडीजीटी केस स्टडी के लिए। तो उसमें मेरे को 10 से 9 मार्क्स मिल गए थे जीडीजीटी केस स्टडी मिला के। इंटरव्यू में मेरे को 15 से 14 मार्क्स मिले थे। ओवरऑल मेरे को 23 मार्क्स मिले थे। ऑब्वियसली वो मेरा 8 महीने का यूपीडी के साथ जुड़ा रहा, इतने सारे प्रोसेस आपके साथ जुड़ा रहा, इतने सारे मैं प्रोसेस चीज आपसे मैं सिखाऊं, मैनेजरियल स्किल। मैं तो बोलता हूँ सर, यू आर द बेस्ट एसेट इंटरव्यू के लिए, यू आर द बेस्ट एसेट। आपका अगर कोई 5-6, आपका अगर, मैं सच बोल रहा हूँ, आपका अगर कोई 5-6 सेशन अगर अटेंड कर लेगा एचआर वाला, उसको और कुछ नहीं चाहिए। अगर वो अपने ही वीडियो को अगर 10 बार देख लेगा, उसका काम हो जाएगा। तो बहुत अच्छा गुड। रहेगा। ओके। सो अमर, मेरे को ये बताइए कि जैसे नालको का जॉब है, तो हर इंटरव्यू के लिए जब स्टूडेंट जाता है, तो उससे उस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ नॉलेज एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको नालको का पता हो। तो कितना इंपॉर्टेंट होता है कि जिस इंटरव्यू के लिए तुम जा रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा सा नॉलेज आपको हो ऑलरेडी, जो चाहे उसकी वेबसाइट से पता लगे, चाहे वो हाँ डॉक्यूमेंट जो सर, यूरोपीडिया देता है। उनका क्या होता है ना, वो मतलब बात ये होती है ना, ये ऐसे कुछ मतलब नहीं भी बोलेंगे तो कुछ खराब इंप्रेशन नहीं है, लेकिन मैं तो ये बोलूंगा कि आप अगर जा रहे हैं तो बेसिक चीजें थोड़ा बहुत, जैसे देख कि के जाइए। टर्नओवर कितना होता है पिछले हम्म, साल का, जैसे 2022-23 में उनका नेट पैट कितना था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था, कितना रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू हुआ था, ये कितने हजार करोड़ का मतलब टर्नओवर होता है। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीजें, क्या बनता है एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम बनता है तो कहाँ क्या बनता है, अब दामन जोड़ी बाजार लोकेशन है, यहाँ एल्यूमिना हाइड्रोक्साइड हाइड्रेटेड एल्यूमिना बनता है, L2O 3.3H2O। फिर यहाँ से हम लोग भेजते हैं बाहर भी, यहाँ से विशाखापट्टनम उनका पोर्ट है, नालको का पोर्ट भी है, यहाँ से बाहर भेजता है। और यहाँ से पाउडर फॉर्म में जाता है हम लोग का अनगुल, जहाँ पर वहां से ब्लो मोल्डिंग करके वहाँ एल्यूमिनियम बनता है, सेपरेट करके, फिर वहां से एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स वगैरह बनता है, फिर वहां से वो भेजा। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। और कहाँ का पावर प्लांट है, कैप्टिव पावर प्लांट एक अनगुल में भी है, 1200 मेगावाट का है। यहाँ पर एक सीपीपी है, और छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, वो 90 मेगावाट के यहाँ पर बनता है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें करने से क्या होता है कि अगर वो ऐसे रफली भी एक छोटा मोटा चीज पूछ लें, अगर आप आंसर देते हो, तो उनको एक अच्छा लगता है कि चलो एक लड़का हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा कुछ जाना है। वो मतलब मतलब ये इस तरह का चीजें होती है कि आप अगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया रख के अगर जाएंगे, मुझे पूछा नहीं गया था, मैं फिर भी तैयारी करके गया था, पूछा नहीं गया था मुझे। लेकिन ये बोलने से क्या होता है, उनको एक अच्छा लगता है कि लड़का थोड़ा सीरियस है, मे बी मतलब एक पर्सनैलिटी आता है उसमें कि हाँ शायद ये ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्टेड है, इसलिए वो पढ़ाई करके मेहनत करके कोशिश कर रहा है। आपका एफर्ट्स गुड। उनको दिखना चाहिए। इंटरव्यू में मेन बात है कि आपका एक एफर्ट्स उनको दिखना है। जैसे मेरे उसी दोस्त की बात करूं जिसका अंडर 50 रैंक था मेटलर्जी में, अंडर 50 रैंक था, लेकिन वो अभी भी किसी भी पीएसयू में अभी तक सिलेक्ट नहीं हुआ है। वो यूरोपीडिया का ही स्टूडेंट है, आप उनको जानते हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो उनका अभी तक भी कहीं नहीं हुआ। और मेरा देखिए, मेरा 1500 रैंक, मैं 3 सिलेक्शन लेके बैठा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ अभी। तो इंटरव्यू मस्ट सर मस्ट, हमेशा प्रिपेयर करते ही रहना चाहिए। जैसे गेट की, बच्चों का ये एक माइंडसेट रहता है कि मैं गेट की तैयारी कर लूं, गेट में मेरा रैंक आ जाए, बस मेरा तो हो हो गया जाएगा। काम। लेकिन सही है। नहीं होता है। उसके बाद आपका 70% काम हो चुका है, अभी और 30% पे भी आपको भी काम करना है।
जो आपको एक्चुअली आगे फायदा देने वाला है? मैंने ना अमर ये गैप आइडेंटिफाई किया था बहुत साल पहले। मैंने ये गैप आइडेंटिफाई किया कि गेट एक एग्जाम है जिसको लगाने के बाद हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। इसीलिए मैंने दो प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, एक पोस्ट गेट काउंसलिंग कि गेट स्कोर को कैसे यूज करना है, वो एक प्रोडक्ट था। और दूसरा प्रोडक्ट था ये इंटरव्यू वाला, क्योंकि यहाँ गैप था। और ये दोनों गैप जी। अगर बच्चा प्लग कर ले तो आप सरप्राइज होंगे ये जान के कि पिछले साल भी क्या हुआ और इस साल भी क्या हो रहा है, कि जो गेट स्कोर 600 पे बच्चा जिस क्लासरूम में बैठा है उसी में 300 वाला बैठा है, सेम कैटेगरी। कारण कि उसको अगर पता है ना कि ओके। किस तरीके से जाना है मेरे को, या मैंने कैसे जाना है, इंटरव्यू कैसे जी। करना है, क्योंकि वहां भी इंटरव्यू होते हैं। तो कम गेट स्कोर वाला भी आईआईटी मद्रास में बैठा हुआ है, चाहे एमएस प्रोग्राम में बैठा है, किस में जो भी है, वैसे इंटरव्यू का भी एक एडवांटेज है। जैसे आपने बताया कि साहब मेरे 9.3 मार्क्स हैं। अब अगर आप सारा सप्लाई चेन ढंग से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी जॉब लेने के लिए स्ट्रगल तो होता है, मेहनत तो होती है, तो आप कुछ भी चीज को लाइट नहीं ले सकते। तो ये जो दो मेन जी। गैप्स है उसको आइडेंटिफाई करके देन प्रोडक्ट्स वर क्रिएटेड, एंड many students are taking benefit also, but many students are not even knowing it। जैसा आपने बताया कि सेल में जिन लोगों से आपकी बात हुई, कई तो ऐसे जो पहली बार लाइफ का ग्रुप टास्क वही कर रहे होंगे, उनका नहीं हो पाएगा, जी। डिफिकल्ट है बहुत ज्यादा चीजें। दैट इज हाउ इट ऑल गोस। जी। अब जी, मैं हम लोग आपसे। का यूरोपीडिया में जैसे हाँ था जी। सर, जो आप जो इस चीज की बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, जैसे हम लोग का यूरोपीडिया में भी मैकेनिकल हम लोग कितने लोग थे? हार्डली हाँ हाँ। मुझे याद है 6-7 लोग ही हम लोग रहते थे पूरा ऑल हम्म, इंडिया में। यूरोपीडिया में हम लोग 7-8 लोग ही थे। और वो हम्म, हर कोई तो ऑब्वियसली एक ग्रुप में तो आएंगे नहीं, कोई किसी का अलग डेट में इंटरव्यू है। तो हम्म, जनरली ऑल इंडिया में अगर 100 स्टूडेंट को लेंगे तो 2 या 3 या मैक्सिमम 5 प्रिपेयर करते हैं एक्चुअली इंटरव्यू के लिए, हाँ जैसे हाँ, सही ज्वाइन बात। करके कर रहे हैं। तो दैट अब इज ट्रू। उसमें फिर कन्वर्ट नहीं हो पाती, और जो 95 है उनमें से कुछ बच्चे बच जाते हैं क्योंकि उनका रैंक अच्छा होता है बोल के उनका इंटरव्यू में थोड़ा बहुत एवरेज मार्क्स भी आता है, तो वो तो हो जाते मतलब हैं। ठीक है मेरा हो गया। और हम्म, आपको, आप अगर उनके साथ कभी सेशन कीजिएगा, वो उनकी बातचीत से पता चला कि वो इंटरव्यू कभी सीरियसली लिए ही नहीं है, क्योंकि उनका लिए नहीं है। रैंक इतना अच्छा आ जाता है कि फर्स्ट लिस्ट या सेकंड लिस्ट तक उनका नाम आ ही जाता है लिस्ट में, तो कभी हम्म, सीरियसली लेंगे। लेकिन अब मेरे जैसे रैंकर लोग को मुझे अगर पूछेंगे तो मेरे लिए इंटरव्यू बहुत मायने रखता था, क्योंकि मेरा हम्म, रैंक थोड़ा पीछे था। ऑफ कोर्स हम्म, मेरी तरह भी कुछ लोग होंगे अभी, वो एक्सपेक्ट करके बैठे होंगे कि यार मेरे को जैसे भी ये एक अपॉर्चुनिटी मिला है तो मेरे को सब कन्वर्ट करने का। मैं तो बोलता हूँ कि लोगों को आप अपना 1000% दे दीजिए, दे के छोड़ दीजिए, जो होगा हम्म, देखा जाएगा। जैसे मैं 100%, 1000% मैं अपना जीडी के स्टडी, सेल के लिए, नालको के लिए मैं लगा रहा, मैं हारा नहीं, मैं लगा रहा। मुझे बहुत चीज आता था कि यार 1500 रैंक में नहीं होता सिलेक्शन, 1300 रैंक। मेरे एक फ्रेंड थे आईआईटीज में, उनका 1300 रैंक में वो बीपीसीएल क्रैक किए थे, ठीक है। तो उसको मैं ऐसे रोल मॉडल बनाता था। अभी देखिए मेरा 1525 है, मैं सिलेक्ट होके अब आ गया। अभी अभी सबके लिए, अभी अभी दूसरों के लिए रोल मॉडल मैं बन गया कि सर, मुझे हम्म, बहुत फोन आते रहते मेरे जूनियर्स के कि सर आप 1500 रैंक में आपने पीएसयूज में कैसे सिलेक्शन आपका, मतलब हम्म, कैसे इंटरव्यू आप देते थे कि ऐसे आप कर लिया। हम्म, मैं बोले कि आप यूरोपीडिया ज्वाइन कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे कि इंटरव्यू का ओके। कितना जरूरी होता है इन चीजों में। Okay, Amar, now my last discussion point is related to job itself and नालको का। जी। नालको उड़ीसा में है और उड़ीसा के लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, बट आपसे जानना चाहूंगा कि क्या नॉन उड़ीसा जो स्टूडेंट हैं वो कितने लोग होंगे, कितना परसेंट होगा जो बाहर की स्टेट से आए होंगे, परसेंटेज टाइप। और दूसरा कैसा जॉब है, मतलब अभी जहाँ पे आप बैठे हैं तो क्या वो कोई जी। नालको का ही वो एरिया है जहाँ पे आप उसी के अंदर होते हो, रेजिडेंस वगैरह, अकोमोडेशन वगैरह कैसा है सारा? अभी अभी मैं आंसर दूंगा, बच्चे शॉक्ड हो जाएंगे। हम्म, अभी हम लोग जो जीटी बैच है, अभी कन्फर्म होने वाला है। हम यहाँ पर अराउंड 35 प्लस बच्चे, 35 अराउंड बच्चे अभी बचे हैं टोटल यहाँ पर, बाकी सब सिलेक्ट होकर चले गए। मतलब हम लोग की दामनजोड़ी की बात करूँ, दामनजोड़ी लोकेशन, अनुगुल में भी बच्चे हैं और कॉर्पोरेट ऑफिस में भी बच्चे हैं। मैं खाली इसकी बात कर रहा हूँ। 35 में से हम 5 या 6 लोग ही बस उड़ीसा से हैं, बाकी सब अच्छा। नॉर्थ और साउथ साइड से हैं। तो मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे तो इंडिया का? ऐसा कुछ, हाँ ऐसा कुछ कोई बात नहीं है। और अभी भी जैसे एग्जीक्यूटिव लेवल पे आप देखेंगे, बहुत यूपी के सर लोग, मतलब बाहर के लोग अभी एग्जीक्यूटिव्स में भरे हुए हैं। ये होना भी उड़ीसा के चाहिए। क्या है ना, उड़ीसा के, जी जी जी, ये बच्चों का एक बहुत गलत परसेप्शन है कि ये नालको उड़ीसा में है तो उड़ीसा के बच्चे सिलेक्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ भी भर भर के बच्चे, और हरियाणा से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर। मेरे सर एक हैं, वो हरियाणा से हैं, कोई कोई उधर अरुणाचल से भी हैं, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर से भी एक हैं। तो यहाँ से बाहर से भी बहुत लोग आके यहाँ पर प्लेस होके वो आराम से अच्छी लाइफ बिता रहे हैं, कोई बात नहीं है। ये लोगों का परसेप्शन बन गया नालको को लेकर कि नालको उड़ीसा का है तो हाँ वो तो उड़ीसा का बच्चों को ही लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है।
मेरे कुछ दो कॉलिग्स दोस्त हैं, उनको भी अच्छे अच्छे 88.5 8.6 उनको भी अच्छा अच्छा मार्क्स मिला है यहाँ पर। ऐसी बात नहीं है कि खाली मैं उड़ीसा का हूँ बोल के मुझे मिला। सबको यहाँ पर सर सबसे बड़ी बात नालको का क्या है ना, नालको कभी भी वो डिफरेंसेस नहीं क्रिएट करती है। ये लोगों का माइंड है कि नालको उड़ीसा में है तो हाँ वो शायद उड़ीसा लोगों को थोड़ा पार्सलिटी कर नहीं दे नहीं, रहा होगा। पॉइंट वो नहीं है। अमर, पॉइंट ये नहीं कि उड़ीसा के बच्चों को ही नालको लेगा, ऑब्वियसली वो कभी नहीं होगा, हम्म। बिकॉज पब्लिक सेक्टर बहुत ही फेयर होता है। लेकिन मेरा जी बस जी क्वेश्चन ये था जी। कि क्या ऐसा तो नहीं कि बाकी बच्चे इंटरेस्ट कम शो कर रहे हैं और उड़ीसा के ही बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, कि बाकी बच्चों ने जैसे आप सर होता है कई बार कि नहीं मेरे को नहीं जाना सर, मेरे को तो जैसे राजस्थान वाला आदमी सोच ले मेरे को HRRL में जाना है, या कोई नॉर्थ ईस्ट का सोच ले मेरे को ऑल इंडिया में जाना है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि साहब हाँ। जैसे विशाखापट्टनम स्टील में हम देख रहे हैं कि तेलुगु बेल्ट से बच्चा जा रहा है, ऐसा तो नहीं कहीं, तो मतलब सभी जगह से, मेरा क्वेश्चन बस वही था। लेकिन सर जनरली क्या होता है ना, गवर्नमेंट जब हम लोग जब चूज करते हैं ना तो जनरली परसेप्शन एक जनरली बनता है, एक मतलब एक ओवरऑल हाँ, छोटा सा सब जगह जाना है। बोल रहा हूँ कि हम्म, जैसे कि मैं अगर सिलेक्ट हो गया, अब जैसे कि कोई आउटसाइडर बंदा है यहाँ के, वो सिलेक्ट होकर यहाँ पर भी उसका अच्छी लाइफ चल रही है। अगर घर के स्टेट्स के पास कुछ पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह कुछ वैकेंसीज निकल रहा है, उसमें अप्लाई कर लिया, उसने उन्होंने अप्लाई कर लिया, उनका सिलेक्शन हो गया, तो जनरली वो थोड़ा उसमें ज्यादा ऑब्वियसली वो थोड़ा इंक्लाइंड हो जाते हैं उस तरफ कि यार घर के पास भी रहूंगा और पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह उस लेवल पे तो थोड़ा पावर में भी रहूंगा। तो ये पावर भी बहुत बड़ा मतलब एक फैक्टर होता है सोचने के लिए लोगों को। खाली हमेशा ये हम्म, नहीं होता है कि मैं अपने स्टेट्स में रहूंगा, अपने स्टेट में रहूंगा प्लस थोड़ा पावरफुल में भी थोड़ा पब्लिक सर्विस कमीशन में ऑटोमेटिकली वो थोड़ा रहता है, वो अच्छा रेपुटेशन उनका रहता है। तो ये दो तीन फैक्टर से जो लोग थोड़ा सा प्लान करते हैं, लेकिन जनरली क्या है कि पीएसयू सेंट्रल पीएसयू जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलिए या पीएसयू पब्लिक सेक्टर बोलिए, सर दोनों ही बहुत ही बैलेंस्ड है एम्प्लॉइज लोग के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से यहाँ काम कीजिए, मैनेज कीजिए चीजों को लेकर, बहुत बहुत स्मूथ लाइफ यहाँ पर चलेगी, कोई रिस्क नहीं कुछ नहीं। क्योंकि मैं तो खुद एक प्राइवेट फर्म से मैं अभी गवर्नमेंट में आया हूं, तो मुझे पता है कि कितना डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। या और यहाँ पर काम भी बहुत अच्छा होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले एक मतलब नॉट स्पीकिंग ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे बोलते थे कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए, कुछ काम नहीं करना रेस्ट करना है, वैसे नहीं होता है। गवर्नमेंट में भी हाँ, काम होता है, प्रॉपर पूरा सिस्टमेटिक काम होता है, कभी कभी ओवरलोडेड काम भी हो जाता है। देखिए आज संडे को मेरा मीटिंग होने वाला था, लेकिन आज बाई लकीली मैं आज बच गया, दे नहीं पाया। हाँ, तो इस चीज की वजह से तो काम बहुत सिस्टमेटिक आपको होगा, आपको यहाँ पर एक्सेल करना है गवर्नमेंट में, आप गवर्नमेंट में एक्सेल भी कर सकते हैं। प्रॉपरली आप काम कीजिए, अपना यहाँ पर नाम बनाइए, कुछ भी कीजिए, आप आपके ऊपर सब है, आपके ऊपर सारा गोटी है, आपको तो जो करना कर ओवरऑल सकते हैं मतलब आप। बहुत अच्छा जॉब है। और अभी जैसे आप जी अंदर, आपने एक क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, जैसे रहने का अंदर ही मिल जाता है अमर, जहाँ पे आपकी जॉब लगेगी तो वहीं पे अंदर रहते हैं आप? जी 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 जी। हम लोग का रिफाइनरी यहाँ पर अराउंड ज्यादा नहीं, 1 किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर के अंदर है। हम अच्छा, लोग का यहाँ पर नालको टाउनशिप है, नालको पूरा टाउनशिप, बाउंड्री का टाउनशिप। टाउनशिप है। अच्छा, हाँ, उसके अंदर हम लोग का ए टाइप बी टाइप सी टाइप डी टाइप, तो बी सब टाइप हम लोग का अकोमोडेशन। शुरू होता है। हम हम्म, लोग का जैसे हम लोग का पोस्ट जैसे अब बच्चों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, अगर मैंने जैसे पोस्ट हम लोग का शुरू होता है पहले जीटी E0 लेवल पे हम लोग का शुरू होता है। उसके बाद E1 E2 असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, E4, फिर E5 होता है एजीएम डीजीएम जीएम। जीएम के ऊपर एक नया पोस्ट निकला है यहाँ पर, अभी कुछ साल हुआ है, जीजीएम ग्रुप जनरल मैनेजर उनको बोला जाता है। जो लोग हम लोग का इंटरव्यू पैनल में बैठते हैं जनरली, वो लोग बैठते हैं जीजीएम। उसके ऊपर हम लोग का ईडी एक आता है, जैसे हम लोग का यहाँ M&R कॉम्प्लेक्स हम लोग का दामनजोड़ी में है, वहां पर एक ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। वैसे हम लोग का स्मेल्टर जोन जो अनुगुल में है, वहां पर एक ईडी है। कॉर्पोरेट ऑफिस में हर डिपार्टमेंट के एक एक ईडी है, ईडी फाइनेंस है, ईडी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, इस तरह के एक एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। मतलब इस फ्लो पैटर्न में हम लोग का यहाँ पर चल रहा है नालको में। ओके 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 ओके। चलो, दैट इज वंडरफुल अमर, बहुत अच्छे जी तरीके से सब कुछ बता दिया आपने। आई एम श्योर बच्चों को इससे बेनिफिट होगा। लास्ट में कोई पीस ऑफ एडवाइस टू स्टूडेंट्स जो जा रहे हैं अभी नालको के इंटरव्यू के लिए? अ, देखिए मैं अच्छे रैंकर जिनका है तो ऑब्वियसली मेरा बेस्ट विशेष है उनके लिए कि आप अच्छे से दीजिए। मेरे लिए थोड़ा ज्यादा जो मेरे को सही लगता है कि जो उनके लिए ये 100% मैसेज देना चाहता हूँ जिनका 1000 से 2500 रेंज में जिन लोग का रैंक है, आप अपना जान लगा दीजिए इंटरव्यू के लिए, छोड़ना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि सर का आपका सर गाइडेंस 100% आपका तो बहुत अच्छा गाइडेंस रहता है। योरपीडिया को आप सीरियसली लीजिए, आप अगर पैकेज लिए हैं आप उसको सीरियसली पूरा कीजिए, कंप्लीट कीजिए जब टाइम मिले। जब ऐसा बात नहीं है, हाँ और एक चीज है, जैसे हम लोग का यूरोपीडिया का जो पैटर्न मुझे पता है कि आप पहले जैसे जीडीटी हो गया इंटरव्यू आप पहले ले लेते हैं, उसके बाद जो फॉल्ट्स जो भी आप नोट डाउन करते हैं आप हम लोग को एडवाइस देते हैं कि कैसे क्या क्या करना होता है। तो आप जो सर का जो एडवाइस आपकी जो एडवाइसेस बच्चों को मिल रही है, सर का जो एडवाइसेस है
आप उनको 100% एक कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आपको पता चले कि मेरा ये जगह पर एरर हो रहा है, मैं यहाँ पर फंबल कर जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा हूँ। तो ये चीज को जब मैं नोट कर लूंगा और अगले बार सेशन से पहले मैं थोड़ा चेक कर लूंगा, हाँ कल मेरा ये गलती हुआ था, अच्छा ऐसा ऐसा है। तो इसको एक बार अगर माइंड में आ गया कि मैं 3-4 गलतियां कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली जब आप देंगे तो वो गलतियां शायद रोकेगा अपने आप को कि नहीं यार ये मेरे को ये चीज नहीं बोलना है अभी। तो ये एक प्रोसेस है, ये धीरे 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 होते रहेगा, तो आ जाएगा, वो अपने आप लाइन में आ जाएगा, ट्रैक में आ जाएगा चलिए चीजें। चलिए, वंडरफुल अमर। जी ये अब जो हमारा जी पूरा सेशन, मैराथन सेशन, इसका एक पर्पस था, जी और आई एम वेरी श्योर ये पर्पस फुलफिल करेगा, बच्चों को मेंटरिंग गाइडेंस मिलेगा। नाउ वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वंडरफुल सेशन। तो आई मस्ट थैंक यू ऑन दिस संडे मॉर्निंग जो आपने जी। टाइम दिया, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू एक्सेल इन योर करियर इन योर प्रेजेंट जॉब प्रोफाइल। थैंक यू जी अमर। ठीक है।